हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइफ में स्वागत है। आज हम NIOS बोर्ड क्लास 12 का भूगोल का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। तो अ, भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में इसका स्वरूप क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसके विषय के रूप में इसका विकास कैसे हुआ और सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भूगोल क्या है। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें, यानी इस शब्द के अर्थ को देखें, इसके इंग्लिश शब्द जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बारे में बताना या उसका जिक्र करना, वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। यानी पृथ्वी के अंदर अंतर जो सारी चीजें आती हैं, चाहे वो इंसान हो और जितने भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे, जानवर और पर्वत श्रृंखलाएं, नदी, झीलें, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत। पृथ्वी के अंतर्गत जो जितने भी हमारी भौतिक चीजें यानी फिजिकल चीजें हैं, उसकी स्टडी करते हैं और साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं इसके अंतर्गत कि कैसे ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो इंसानों से यानी ह्यूमन से, मानवीय चीजों से कैसे जुड़ी हैं। हम जब पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो हमारे काम में सारी ये प्राकृतिक चीजें काम आती हैं। अगर हम कुछ भी नया इंसान आज बनाता है, कुछ भी, तो वो सारी चीजें जो नया इन्वेंट करता है, चाहे वो फर्नीचर बनाए, चाहे वो बड़े पुल, जहाज, कुछ भी बनाए, वो सारी वस्तुएं जो है अपनी प्रकृति से लेता है। फर्नीचर बनाते तो लकड़ी वो अपने प्रकृति से ही लेता है, पेड़ों से लेता है। तो जो इंसान है और जो प्रकृति है, वो दोनों आपस में संबंधित है और इस संबंध को ही हम भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जानवर हमारे कई काम आते हैं, जैसे पुराने समय में शिकार करने के काम आते थे और वो उनके घर के कार्य में, आज आज के समय में पशुपालन में और बहुत सारी चीजों में कार्य आते हैं। तो प्रकृति और हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ से लेते हैं और कार्बन डाई उसको देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है और इंसान आपस में कनेक्टेड है, उनमें संबंध है। तो उसी भौगोलिक चीज को, जब जो भौतिक चीजें हैं, जो फिजिकल चीजें हैं हमारे पर्यावरण में उपस्थित, पृथ्वी पर जितने भी ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में स्टडी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया भी गया है कि कैसे ये क्रियाकलाप हम एक दूसरे से संबंधित है, मानवीय और प्राकृतिक चीजें कैसे एक दूसरे से संबंधित है, उसके बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो भूगोल का मतलब देखा हमने कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। भूगोल विस्तृत पैमाने पर, यानी बड़े पैमाने पर भौतिक यानी जो फिजिकल चीजें हैं हमारे यहाँ पर, पर्वत, पेड़ पौधे, नदियां, तो भौतिक और मानवीय तथ्यों की अंतःक्रियाओं यानी दोनों में क्या संबंध है, अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन है। ठीक। और शुरुआती समय में जो प्राचीन विद्वानों ने जो इसकी खोज की भूगोल की, उसमें से जो पुराने विद्वान हैं, यूनानी विद्वान हेरास्थेनेज, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाए, यानी इसको क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी क्या आवश्यकता है। तो भूगोल एक विषय के रूप में तो हमें बताता ही है कि क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें। साथ ही ये भविष्यवाणी भी करता है। भविष्यवाणी क्यों करता है? क्यों? जब आप देखते हैं न्यूज चैनल्स में कि आज मौसम ऐसा रहेगा, मौसम खराब रहेगा या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो उसके बारे में हमें पूर्व पहले ही जानकारी मिल जाती है। तो ये एक भविष्यवाणी के तौर पर भी कार्य करता है और जो कि मानव को हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार ये भविष्यवाणी करता है। दूसरा है कि क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों और कारणों को समझने में मदद करता है। जब हम देखते हैं कि भारत ही में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य की अलग अलग भिन्नताएं हैं। कैसे कि अगर हम कश्मीर में जाए तो वहां पर बर्फ है, ठंडा मौसम है। नीचे केरल में जाए तो समुद्र है और बीच के क्षेत्र में जाए मैदानी इलाका है। तो हर अलग अलग जगह
अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न है। ठीक, तो और जब ये विभिन्नताएं हैं, जब ये डिफरेंस है, इसी के कारण वहाँ का खान पान, अलग अलग जगह का अलग अलग खान पान हो जाता है, वहाँ की संस्कृति भी चेंज हो जाती है, पहनावा ओढ़ावा भी उसके अनुसार चेंज हो जाता है। तो भूगोल के अंतर्गत अंतर हम विभिन्न जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं और उसका क्या कारण है उसको समझने में मदद करता है, और किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेंजेस आते हैं। अगर मौसम अगर एक जगह का अलग है दूसरे जगह से, तो वहाँ का उसी के अनुसार वहाँ का पहनावा अलग हो जाता है, उनकी संस्कृति अलग हो जाती है, उनके खान पान के तरीके भी अलग हो जाते हैं। तो सारी जो कारण है, ये कारण क्यों है, ये क्यों विभिन्नताएं हैं, इन सारी चीजों का भी हम स्टडी भूगोल के अंतर्गत करते हैं। साथ ही भूगोल जो है मानचित्र बनाने में, यानी मैप्स बनाने में भी मदद करता है, और अध्ययन कला के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में पहले तो पेन पेंसिल से बनाए जाते थे मैप्स वगैरह, पर आज आधुनिक समय में बहुत टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि बहुत अच्छी तरीके भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा मानचित्र बनाए जाते हैं, और साथ ही उपग्रह जो सैटेलाइट सिस्टम से हमारे पास गूगल लोकेशन पूरी आ जाती है, वो सारी चीज़ों भी हमें भूगोल से जानने को मिलती है। साथ ही हम पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना और समस्याओं के समाधान, भूमि उपयोग योजना किस प्रकार होगी, ये सारी बातें बताता है। पर्यावरण में आज इतनी सारी समस्याएं हैं, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सारी जो पर्यावरणीय प्रक्रियाएं हो रही हैं, किस कारण हो रही हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण है, उस समस्याओं को ढूंढता है और समाधान करने के भी की प्रयास भूगोल के अंतर्गत होता है। और भूमि के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सब आपने देखा कि आवश्यकता क्यों है इसकी और क्या जरूरत है इसकी, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब हम देखेंगे कि भूगोल का जो विषय है इसका विकास कैसे हुआ। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इसे, इतने इसमें इतनी चीजें बदलावट आ गई हैं, ऐसा शुरुआती दौर से तो नहीं हुआ होगा, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी, तब इसका स्वरूप ऐसा नहीं हुआ होगा। तो प्राचीन काल में सबसे पहले जो विद्वान थे जिन्होंने इसकी खोज की, इस विषय की, तो शुरुआती समय में भूगोल को एक बस मानचित्र बनाने तक सीमित था, कि मानचित्र बनाना है, मैप्स बनाना है, मैप्स डिजाइन करने के लिए किया जाता था, और खगोलीय मापों यानी और पृथ्वी के जो भौतिक तथ्यों को समझने में, यानी पृथ्वी कैसी है, गोल है, चपटी है, कितने ग्रह हैं, सूरज कैसा है, और ये सारी चीजों के बारे में जानने के लिए जो है भूगोल का यूज किया जाता था। भूगोल में जो आरंभिक जो विद्वान थे उसमें हैं होमर, हेरोडोटस, थेल्स, अरस्तु और इरेस्थानिज। ये सारे प्रमुख विद्वान हैं उस समय के, जिन्होंने भूगोल में मानचित्र डिजाइन किए और पृथ्वी की जो गति है, गोल है, चपटी है, उपग्रह के बारे में, ये सारी चीजों का उन्होंने पता लगाया। फिर आ जाते हैं पूर्व आधुनिक काल में, यानी आधुनिक काल से थोड़ा सा पहले की बात है। 15वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के बीच का काल ये होता है। तो इस समय जो भूगोलवेता थे उन्होंने बहुत सारी खोजें की और विश्व की भौतिक व सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में बृहत ज्ञान प्रदान किया इन्होंने। यानी पूरा जो हमारा विश्व है इतना बड़ा है, वहां पर कहीं पर अलग अलग महाद्वीप, महासागर के बारे में उन्होंने स्टडी की, अलग अलग संस्कृति कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में गहरा ज्ञान इस समय के लोगों ने दिया। इस समय के प्रमुख जो विद्वान हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, थॉमस, और प्रमुख भूगोलवेता थे वॉरेनियस, कांत है, हम्बोलस, विटर आदि। इन्होंने बहुत सारे मैप्स डिजाइन किए, बनाने में योगदान दिया, और बहुत सारे देशों की भी इन्होंने खोज की। ठीक, जैसे वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो इन्होंने कई क्षेत्रों की भी खोज की, तो इसलिए ये बहुत ही इनको सम्मान दिया जाता है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के बीच का काल माना जाता है।
आधुनिक काल के जो प्रमुख जो विद्वान थे, हेम्बोलस, जो कि आधुनिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं भूगोल, उसके संस्थापक माने जाते हैं। रिटर रिटर और रेडजेल, ये सारे उस समय के भूगोलवेता थे। इन्होंने भी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई भूगोल में। इसके बाद आ जाता है नवीन काल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भूगोल का विकास बहुत तेजी से होने लगा, और उस समय के अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेता थे, इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया इसमें। और जो हॉट्सॉन विद्वान थे, इन्होंने बताया कि भूगोल एक विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि भूगोल एक विज्ञान की तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें रोज ना रोज इसमें कुछ ना कुछ खोजें होती रहती हैं। इसमें अलग अलग तरीके के मानचित्र डिजाइन किए जाते हैं, पृथ्वी की गति और उपग्रह, सारी चीजों के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। चाहे जल संसाधन हो और पृथ्वी के बारे में, पर्यावरण संबंधी, ये सारी चीजें हम जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं इसके अंदर भी हो रही हैं, तो इसे एक विज्ञान के जैसे सब्जेक्ट भी माना जाता है, और इसमें भविष्यवाणियां भी की जाती हैं, तो इसलिए इसे विज्ञान के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। अब हम देखेंगे कि भूगोल का क्षेत्र क्या है, यानी भूगोल का स्कोप कितना बड़ा है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भूगोल को एक विज्ञान विषय का दर्जा मिल गया है, जो कि पृथ्वी के बारे में और विभिन्न प्राकृतिक चीजों की व्याख्या करता है। साथ ही भूगोल बहुत बड़े लेवल पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं, वहाँ कहीं ना कुछ चेंजेस हैं, प्राकृतिक रूप से चेंज है, जलवायु में परिवर्तन है। तो उन सारे जो परिवर्तन है, और इंसान कैसे इस प्रकृति से संबंधित है, कैसे उसका लाभ लेता है, और ये सारी चीजें इसमें हम भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और भूत से भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआती समय में इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो इतना पोल्यूशन भी नहीं होता था, और भूमि भी नहीं कमी पड़ती थी। आजकल जो है जमीन लेते हैं लोग, है ना, पहले तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते थे, बड़े बड़े घर होते थे। तो भूत से भविष्य में, यानी पहले से अभी तक में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, उसके बारे में स्टडी करता है कि क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण क्यों दूषित हो रहा है, इनके कारणों और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। भूगोल का क्षेत्र विविध विषयों जैसे सैन्य सेवाओं, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण अगर दूषित हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। जल संसाधन, यानी जल जो पानी है उसकी आज समस्या है। जल संसाधन कहाँ से उपलब्ध है, कहाँ से हमें जो पानी मिलता है, जल संसाधन जितने भी हैं, नदियाँ, झीलें, इन सब के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन, जितने भी प्राकृतिक आपदा आती हैं, सुनामी, भूकंप, इन सब के प्रबंधन की जो कार्य है भूगोल के अंदर होता है। मौसम विज्ञान के बारे में भी हम भूगोल के अंदर जानते हैं। जब कहीं बारिश आने वाली है, आज का मौसम कैसा रहेगा, ये सारी चीजें हम भूगोल के देखते हैं अंदर। नियोजन विविध सामाजिक विज्ञानों में है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं भूगोल के अंदर। नियोजन यानी प्लानिंग, इसी के अनुसार अगर जिस प्रकार से जल की उपलब्धता रहेगी, नियोजन व्यवस्था उसी के अनुसार जो सरकारें हैं उसी के अनुसार प्लानिंग बनाती है। आगे अभी हम देखते हैं कि भूगोलवेता दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं जैसे कि पर्यावरण, स्थान परिवर्तन, आवासों और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में सहायक हो सकता है। यानी भूगोल हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित है, क्योंकि अगर हमें मौसम विभाग की जानकारी नहीं रहेगी, तो अगर अभी हमें कहीं जाना है या कोई ऑर्गेनाइज करना है कोई फंक्शन, तो हम मौसम की जानकारी लेकर करते हैं कि इस दिन मौसम सही रहेगा या नहीं, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। तो दैनिक जीवन में इसका हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है ये। तो इस प्रकार आपने देखा कि भूगोल का क्षेत्र यानी उसका एरिया कितना ब्रॉड है, कितना बड़ा है। अब हम देखते हैं कि भूगोल के अध्ययन की विधियां क्या है, यानी भूगोल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसकी दो विधियां हैं, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। क्रमबद्ध तरीका क्या है, जब हम चावल लेते हैं तो हम सारी चावल तो देखते नहीं है, थोड़ा सा
देखते हैं उठा के, है कि ये कैसा है, और उसके आधार पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पूरा चावल इस प्रकार से होगा। तो क्रमबद्ध उपागम का मतलब है जब हम जनसंख्या के एक क्षेत्र का के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम अंदाजा लगाते लेते हैं कि आगे का क्षेत्र कितना, उसमें क्या चीज होंगी, और उसके बारे में हम कल्पना कर लेते हैं। इसमें हम क्रम से अध्ययन करते हैं, यानी अगर हम किसी क्षेत्र के, अगर हम जनसंख्या पर रिसर्च करनी है, पता लगाना है, तो वहाँ के कुछ लोगों पर हम कुछ 2-4 लोगों का सैंपल ले लेंगे और उसके आधार पर और पूरी जनसंख्या का हम निर्णय लगा लेंगे कि आगे ऐसा होगा। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों की कुछ स्थानिक प्रतिरूप और संरचना बनाते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। और इसको भी 4 शाखाओं में बांटा गया है, यानी इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल आता है। भौतिक भूगोल का मतलब जैसा कि अभी हमने जाना, उसके भौतिक रूप से जो हमारे पास उपलब्ध है फिजिकल रूप में, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे जो भौतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैव भूगोल यानी पर्यावरण भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल और भौगोलिक विधियां, तकनीक। इसके अंतर्गत हम वायुमंडल यानी पृथ्वी पर जो भी वायु है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चर्चा करते हैं। और जलमंडल यानी समुद्र, झीलों और जल की उपलब्धता वाली चीजों को देखते हैं, जलमंडल। स्थल, कहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, कहाँ मरुस्थल है, उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। जैव मंडल का अध्ययन करते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत आती है। और इसके बाद विभिन्न प्रकार के वनों, घासों, वनस्पतियों और वन्य जीवों के वितरण, मानव प्रकृति संबंधों के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि जितने भी वन हैं, घास है, मैदान है, उसके बारे में स्टडी हम क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत करते हैं। और मानव और प्रकृति का कैसे संबंध है आपस में, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, मानव और प्रकृति कैसे संबंधित है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, अगर हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, जैसे फैक्ट्री से उठने वाले धुएं, और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण दूषित होता है। अब जब दूषित होगा तो उसका खतरा भी हम पर ही आएगा, इंसान पे ही आएगा। तो इस तरीके से प्रकृति और मानव एक दूसरे से संबंधित है, ये इसका नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड भी जो अभी हमने चर्चा की थी कि जितने भी हमारी जो प्रकृति में चीजें उपलब्ध है उसी का उपयोग करके हम जो नई चीजें बनाते हैं, वो सारी चीजें हमें मानव और प्रकृति को जोड़े रखती है। क्योंकि हमारा जो हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो सारी प्राकृतिक चीजें हमारे कार्य में आती है। तो इस तरीके से हम मानव और प्रकृति का संबंध देख सकते हैं। नदियां, झीलें, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीजें हमारे काम आती है। तो इसमें हम मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। और किसी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की गतिशीलता का वर्णन करते हैं। यानी जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक जगह की अगर जलवायु चेंज है तो कैसे वहाँ का खान पान, रहन सहन, सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो वहाँ की संस्कृति चेंज हो जाएगी, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष, इन सारी चीजों में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये हम क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज है। इसके अंतर्गत हम मानचित्र कला, गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव तरीके से, मात्रात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव तरीके से हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। मानचित्र कला विश्लेषण यानी मैप्स को कैसे स्टडी करना है, पढ़ना है, उसको हम देखते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारी सूचना तंत्र और भूमंडलीय सूचना तंत्र, सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। प्रादेशिक भूगोल। अब प्रादेशिक भूगोल का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हमने क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत देखा कि हमने जब चावल लेने जाते हैं तो
कुछ उसका हिस्सा चेक करते हैं और बाकी चीज का हम अनुमान लगा लेते हैं, बाकी चीज सही होगी। तो क्रमबद्ध उपागम है कि क्रम से उसकी स्टडी करना, और प्रादेशिक उपागम यानी प्रादेशिक जो विधि है, भूगोल को अध्ययन करने की दो विधि हमने जानी, प्रादेशिक और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध अभी हमने पढ़ी। प्रादेशिक का मतलब है अलग अलग प्रदेशों में बांट देना। पहले एक जैसे भारत एक देश है उसके बारे में स्टडी करना, फिर उसके अंतर्गत राज्य और उसके अंतर्गत जिला और फिर क्षेत्र, यानी छोटे छोटे स्टेप लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं भूगोल की तो उसे कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक इकाई जैसे राज्य, जिला, तहसील को विभिन्न प्रदेशों में शामिल किया जाता है। और प्रादेशिक भूगोल के अंदर की इसके अंतर्गत भी मुख्य शाखाएं हैं इसकी, जैसे कि प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक नियोजन। यानी सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं कि अलग अलग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर छोटे छोटे क्षेत्र की हम स्टडी करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसको विकास करते हैं और उसके नियोजन यानी उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। ठीक। अब भूगोल की विधियां और तकनीक। तो भूगोल की जो विधि है और उसकी तकनीक यानी उसकी बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ग्लोब के बारे में, मानचित्र और आरेख, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मानचित्र विज्ञान इसके अंतर्गत आता है। मानचित्र विज्ञान क्या है कि मानचित्र और आरेखों का निर्माण होता है इसमें, यानी इसमें हम मैप बनाना सीखते हैं, मैप के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ झीलें हैं, कहाँ पर पर्वतीय श्रृंखला है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और आज जो है कंप्यूटर के माध्यम से मानचित्र बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी टेक्निक जैसे CAD, GIS और GPS के माध्यम से हम मानचित्र वगैरह बनाना सीखते हैं। और भूगोल की मात्रात्मक विधियां, इसके अंतर्गत हम जितने भी फैक्ट्स हैं कि जितने संख्या के रूप में हमें जानकारी मिलती है कि कहाँ पे कितना प्रतिशत क्या चीज उपलब्धता है, कितने प्रतिशत वहां पर क्या चीज है, संख्यात्मक यानी संख्या के रूप में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मात्रात्मक विधि कहते हैं। प्रादेशिक विज्ञान विधि, जब हम अ, जनसंख्या जनसंख्या का और अलग नगर क्षेत्र का, गांव, छोटे छोटे लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे प्रादेशिक विज्ञान विधि कहते हैं। ठीक। तो इस प्रकार ये इनकी विधियां हैं। अब हम देखें भूगोल की शाखाएं, यानी भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, इसकी ब्रांचेस क्या है। तो भूगोल 3 भागों में इसकी शाखाएं हैं, इस डिवाइडेड है। एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल और प्रादेशिक। भौतिक भूगोल के अंतर्गत खगोलीय भूगोल होता है, भू आकृति विज्ञान होता है, जलवायु विज्ञान होता है, समुद्र विज्ञान, मुद्रा भूगोल, जैव भूगोल और फिर इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये एक डायग्राम है। अगर हम भूगोल की शाखाएं देखें तो पहला जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल का मतलब जब हम भूगोल के भौतिक यानी फिजिकल रूप की बात करते हैं, जिसमें सारे जो भी मैंने बताया भौतिक रूप से जो हमारे सामने उपलब्ध है चीजें प्राकृतिक रूप में, जैसे पेड़ पौधे, नदी, झील और नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आती हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में स्टडी करते हैं, समुद्र का पानी, समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, भू आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, खगोलीय भूगोल से ग्रहों उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। फिर आता है मानव भूगोल। ये पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों को संश्लेषित करता है, यानी पृथ्वी पर मानव जो समुदाय रहते हैं उनके बारे में स्टडी करता है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि जनसंख्या, यानी जनसंख्या की स्टडी करते हैं, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं मानव से संबंधित भूगोल के अंतर्गत।
फिर तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। इसके अंतर्गत प्रदेशों का सीमांकन, यानी जितने भी प्रदेश है, यानी देश, राष्ट्र, राज्य, ये सारे हैं, उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यानी अलग अलग देशों की अलग अलग जो क्वालिटी है, यानी अलग अलग देशों में कहीं ठंडा मौसम है तो कई लोग ठंडे मौसम में घूमना पसंद करते हैं, कोई मरुस्थल क्षेत्र में जाना है तो कोई मरुस्थल क्षेत्र में जाते हैं। तो अलग अलग देशों की जो अलग अलग भौतिक विशेषताएं उसके बारे में देखते हैं। तो ये भूगोल की 3 शाखाएं हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक, तो इस प्रकार ये चैप्टर हुआ खत्म। तो ये आप देख सकते हैं और इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।